तो आज हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में। ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होता है और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं सिंपल कि मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। अगर हमें प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट समझना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। तो मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? मेटाबोलाइट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब ये मेटाबॉलिज्म क्या है? ठीक है, ये भी एक बात है। ये तो हमने कह दिया कि मेटाबोलाइट क्या होते हैं, दे आर कंपाउंड्स। और कैसे कंपाउंड होते हैं? दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। कोई मुझे बताना चाहेगा व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? प्लीज बताइए, कोई भी, एनीबडी जिसको थोड़ा बहुत पता हो कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। ऑल द रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन आवर बॉडी। हाँ जी, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। रिएक्शन तो हो रही है बट हाँ किसके लिए हो रही है, रीजन क्या है, थोड़ा समझते हैं इसको। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म ही समझते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ फूड इनटेक इनटू एनर्जी। बिल्कुल अमनजोत, आपने सही आंसर दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शन होती है जो हमारी बॉडी के सेल के अंदर होती है। ध्यान रखना, बॉडी के सेल में हो रही है। किस लिए हो रही है? ताकि जो भी फूड हम खाते हैं उस फूड से हमें क्या मिल सके, उस फूड से हमें एनर्जी मिल सके। आप सबने सुना होगा कि जो भी फूड हम खाते हैं उस फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, तभी तो खाते हैं। लेकिन वो फूड हमारा एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है, वहां पे क्या होता है, पहले कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है अगर हमें कुछ भी काम करना है। आप खुद ही सोचो, अगर मुझे इवन बोलना भी है, मुझे चलना फिरना कुछ भी है, मुझे इवन यहाँ तक सोचना भी है, उसके लिए भी मुझे एनर्जी की जरूरत है। लेकिन सारी एनर्जी कहाँ से आ रही है? फूड से आती है। लेकिन फूड वाली एनर्जी कैसे, मतलब फूड कैसे कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी के अंदर, उसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मतलब केमिकल रिएक्शन के थ्रू हो रहा है यहाँ पे। तो एक बार प्लीज इसको मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, आप भी नोट कर लो। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है, इट इज द केमिकल रिएक्शन। आप नोट कर लो अपनी कॉपी में प्लीज। ये क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। और ये केमिकल रिएक्शन कहाँ पे हो रही है? इन द बॉडी सेल। हमारी जो बॉडी है उसके सेल में हो रहा है। किस लिए हो रही है? क्योंकि केमिकल रिएक्शन क्या काम करवाती है, दैट चेंज, ये चेंज करती है फूड को। इंपॉर्टेंट चीज किस में करती है? फूड इनटू एनर्जी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो फूड है वो एनर्जी के अंदर चेंज होता है विद द हेल्प ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और एनर्जी क्यों चाहिए? कुछ भी काम करने के लिए हमें चाहिए। आई होप आपको इतना चीजें समझ में आ गई होगी कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, जैसे आप ये समझ लो, अभी भी हमने जैसे ब्रीदिंग वाला प्रोसेस तो किया ही है। जब हम ब्रीथ करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं, रिस्पायर करते हैं, जितनी भी चीजें हमारी बॉडी में हो रही है ना, सबको सबको एनर्जी की जरूरत है। और सारी एनर्जी फूड से ही आती है। तो हमने क्या कहा, मेटाबॉलिज्म कहाँ से पिक्चर में आया? मेटाबोलाइट से। कि मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? अभी हमने बात की थी किसकी? हमने बात की थी मेटाबोलाइट्स की। कि मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो किस में पार्टिसिपेट करते हैं?
वो पार्टिसिपेट करते हैं मेटाबॉलिज्म में। और उसके बाद क्या होता है, अब एक चीज आपको और बता दूं थोड़ा सा यहाँ पे, जिससे आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक आइडिया और हो जाए। अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं, तो जो भी खाना हम खाते हैं, मतलब ये जो भी फूड हम ले रहे हैं, उस फूड का ब्रेकडाउन भी होता है और उस फूड की सिंथेसिस भी होती है। अब यहाँ पे फूड का मतलब उसको इनटेक करना, बाद में उसका ब्रेकडाउन होना, उसको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा साइंटिफिकली लिखवा देती हूँ, समझ आपको आ जाएगा बाद में। तो यहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म है, हमने कहा क्या कहा, इसमें क्या होता है, ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब किस टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है उसको आपको समझना है। जैसे हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में किया था, ये जो मेटाबॉलिज्म होता है इसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है कैटाबॉलिज्म और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। आपने पक्का इनके बारे में सुना होगा कभी ना कभी। अभी कैटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म क्या होता है। कैटाबॉलिज्म से आप याद कर सकते हो कट। जब भी हम किसी चीज का ब्रेक डाउन करते हैं उसकी सिंपल फॉर्म में, कैटाबॉलिज्म क्या होता है, ऐसी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में तोड़ देते हैं। तो कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, मेटाबोलाइट का क्या करवाना है, ब्रेक डाउन करवाना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हमने अपने खाने में प्रोटीन ली। अब हमने पहले चैप्टर में बात की थी, अब प्लीज रिलेट करने की कोशिश करना डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में। हमने कहा था ये जो प्रोटीन होती है हमारी बॉडी इसको डायरेक्ट नहीं ले सकती है, इसका ब्रेकडाउन पहले किसमें होता है, अमाइनो एसिड के अंदर होता है। और हमें क्या चाहिए होता है इसके लिए, हमें एंजाइम चाहिए होते हैं जो इस प्रोटीन को अमाइनो एसिड के अंदर तोड़ेंगे, तभी क्या होगी, हमारी बॉडी इसको अब्सॉर्ब कर पाएगी। तो प्रोटीन का अमाइनो एसिड के अंदर चेंज होना, उसका ब्रेकडाउन हुआ है, इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। सेकेंड एग्जांपल आप ये ले सकते हो कि जैसे हमने स्टार्च खाया, किसमें होता है, आलू वगैरह में सब में स्टार्च होता है। इस स्टार्च का सबसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज की फॉर्म में। तो ग्लूकोज हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, स्टार्च नहीं कर सकती है, आपको पता ही है। इसीलिए जब हम बीमार होते हैं तब भी हमें ग्लूकोज ही देते हैं एज इट इज, क्योंकि सोचो कि इसको स्टार्च को तोड़ने में भी एनर्जी चाहिए बहुत ज्यादा। अब हमने बहुत तरीके के एंजाइम वहां पे किए थे, आप रिलेट करने की कोशिश कीजिए। हमने कहा था सबसे पहले सलाइवरी एमाइलेज हमारे माउथ में स्टार्च को प्रोटेक्ट करता है, उसके बाद उसका ब्रेकडाउन करता है माल्टोज के अंदर, माल्टोज प्रोटेक्ट करता है माल्टेज एंजाइम, बाद में उसको सिंपल फॉर्म ग्लूकोज के अंदर उसका ब्रेक डाउन कर देता है। अगर आप इस सारी चीजों को यहाँ पे याद मतलब अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या चीज बताना चाह रही हूँ कि हमने अमाइनो एसिड में तोड़ा या हमने ग्लूकोज में तोड़ा, हमें एट द एंड चाहिए क्या, हमें इन दोनों से चाहिए यहाँ पे एनर्जी। और वो एनर्जी इस फॉर्म में सिंथेसिस होती है, आप सबको पता है एटीपी की फॉर्म में सिंथेसिस होती है, और एटीपी की फॉर्म में ही हमारी बॉडी में स्टोर होती है। व्हाट इज एटीपी, एटीपी होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब प्लीज ध्यान रखना, ये जो एटीपी है, ठीक है, तो ये जो एटीपी है ये क्या है, एनर्जी सोर्स तो है ही है, बट ये साथ में एक न्यूक्लियोटाइड भी है। आप खुद ही देख लो, एडिनोसाइन, एडिनोसाइन क्या इंडिकेट करता है कि इट इज अ न्यूक्लियोसाइड है ये, इसके साथ शुगर फॉस्फेट है और ट्राया फॉस्फेट, मतलब तीन तीन फॉस्फेट है। अगर मैं एटीपी का डायग्राम बनाऊं यहाँ पे तो ये इस तरीके से बनेगा, ये बीच में शुगर आ गई, यहाँ पे एडेनाइन नाइट्रोजनस बेस आ गया, और यहाँ पे तीन फॉस्फेट आ गए, ये हो गया ना एटीपी। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एक न्यूक्लियोटाइड भी है, प्लीज इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अभी हमने यहाँ पे चीजों का ब्रेक डाउन किया है, ठीक है। जैसे हमने पहले यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया, लेकिन सोचो जब हमने ग्लूकोज यहाँ पे मतलब स्टार्च से बनाया, प्रोटीन से अमीनो एसिड बनाए, बाद में हमने इन सारी चीजों को किसमें कन्वर्ट कर दिया, एनर्जी में।
तो एनर्जी यहाँ पे बनी है, प्रोटीन टूटी है, स्टार्च टूटा है, ये कैटाबॉलिज्म है, ये दोनों कैटाबॉलिज्म है। लेकिन बाद में हमने इस अमाइनो एसिड से ग्लूकोज से एनर्जी को बनाया है, एटीपी को बनाया है। हम यहाँ पे कुछ चीज क्या कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म क्या होता है, किसी चीज को बनाना, सिंथेसाइज करना। तो एनाबॉलिज्म क्या है, एनर्जी का प्रोडक्शन। तो हम यहाँ पे क्या चीजें देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म में चीजों का ब्रेकडाउन भी होता है और यहाँ पे चीजों का सिंथेसिस भी होता है, दोनों चीजें वहां पे हो रही है। आई होप आपको ये बातें यहाँ पे समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको बताई यहाँ पे, कि जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है जो हमारी बॉडी में होता है। किस लिए, ताकि जो भी फूड हम खा रहे हैं, ये सारा हम जो भी फूड हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड ही होता है, उसमें प्रोटीन होता है, स्टार्च होता है, उस फूड को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो इसके लिए कौन पार्टिसिपेट करते हैं, मेटाबोलाइट। मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब जब हम मेटाबॉलिज्म करते हैं तो वहां पे टू रिएक्शंस होती हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म होता है किसी चीज का ब्रेक डाउन करना और एनाबॉलिज्म होता है किसी की सिंथेसिस करना। एक बार प्लीज आप इसको नोट कर लो एज इट इज। ठीक है, इस वाले पार्ट को नोट कर लो आप। प्लीज सारे बच्चे नोट कर लो। डन, बाकी सबने कर लिया। ठीक है जी, अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई है तो अब इसको ये भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब आपको मेटाबोलाइट समझ में आ गए हैं, आपको मेटाबॉलिज्म समझ में आ गया है। तो यहाँ पे देखिए मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकिंग पार्ट इन द मेटाबॉलिज्म। अब ये जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेकिन होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट और एक होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है, इसको ओनली बस मैं आपको एक लाइन में ही समझाऊंगी, उससे ही काफी इनफ है, आपको काफी आइडिया हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगेन आप इसको भी यहाँ पे फ्लो चार्ट की फॉर्म में ही बताइए, बनाइए एक मिनट बस। जैसे आप यहाँ पे लिखिए मेटाबोलाइट्स, ये जो मेटाबोलाइट्स होते हैं ये क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं
प्राइमरी मेटाबोलाइट, और एक होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अब ये बहुत ही सिंपल है। प्राइमरी मतलब प्राइमरी, जिसका रोल ही प्राइमरी हो। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होता है? ऐसा मेटाबोलाइट, मेटाबोलाइट का मतलब, मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? भूल मत जाना, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब प्राइमरी मेटाबोलाइट ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं नॉर्मल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। क्या मैंने कहा? मैं दोबारा बोल रही हूँ कि प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऐसे मेटाबोलाइट होते हैं जिनका रोल क्या है? प्राइमरी है। प्राइमरी से पता चल रहा है, प्राइमरी का मतलब क्या है? डायरेक्ट है, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। डायरेक्टली किस किस में इन्वॉल्व होते हैं? पहली बात तो ग्रोथ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद जो हमारी बॉडी की डेवलपमेंट होती है उसके लिए इन्वॉल्व होते हैं, एंड थर्ड रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए। अब आप मुझे खुद ही बताओ, अगर हमारी बॉडी में जो ये तीन इवेंट है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, तीनों इवेंट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों ही क्या है? प्राइमरी इवेंट है। तो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, हमारी नहीं, इवन प्लांट वगैरह की भी, बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की ग्रोथ के लिए हमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए ही चाहिए। अगर आप ये मान लो कि अगर हमारी बॉडी में प्राइमरी मेटाबोलाइट नहीं हुए ना, तो ना तो ग्रोथ हो पाएगी, ना डेवलपमेंट हो पाएगी, ना रिप्रोडक्शन। ये समझ लो कि हम अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, हम सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये क्या होते हैं, हमें पक्का चाहिए ही चाहिए। इनके बिना हमारी मतलब कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आपको समझ आया? इसीलिए हम बोलते हैं प्राइमरी रोल। तो अगर ये ना हो, हमारी बॉडी कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती है। अब बात करते हैं कि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं? ये ऐसे मेटाबोलाइट होते हैं, मेटाबोलाइट मतलब वही ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो, पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व। बड़ा बड़ा लिख लो, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं किसमें? ना तो ग्रोथ में, ना डेवलपमेंट में, ना रिप्रोडक्शन में। किसी भी प्रोसेस के अंदर जो भी हमारी बॉडी में प्रोसेस चलता है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनका इकोलॉजिकल फंक्शन होता है। इकोलॉजिकल फंक्शन। अब इकोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है, इसको भी आपको भी समझ में आ जाएगा। लेकिन ये समझना है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या है? डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है किसी भी प्रोसेस के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी बॉडी में, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर हमारी बॉडी में ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट ना हो, तब भी हमारी बॉडी की ग्रोथ हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकती है, रिप्रोडक्शन हो सकती है। मतलब कहने का मतलब ये कि हम सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमें प्राइमरी चाहिए, डेवलपमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के सब कुछ वो चाहिए। सेकेंडरी का रोल ही सेकेंडरी है, जिसको बोले हमने सेकेंडरी दिया। सेकेंडरी मतलब ठीक है, अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन फिर इसका रोल क्या है? फिर हमने कहा इसका इकोलॉजिकल फंक्शन है। ये सिंपल सी वो बात है कि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं? ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, अगर ये प्रेजेंट हो तो इनके प्रेजेंट होने की वजह से हमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। आप ये समझ लो, ऐसे एनालॉजी ठीक तो नहीं बैठती है, बट फिर भी आप इसको रिलेट कर सकते हो कि जैसे अब आप सारे बच्चों ने स्कूल के अंदर एडमिशन लिया है, ठीक है, आप स्कूल में पढ़ते हो, तो जो भी आपकी ये डिग्री वगैरह होनी है, जो भी क्लासेस वगैरह, ये सारे स्कूल से होनी है। प्राइमरी रोल स्कूल वालों का ही है कि उन्होंने ही आपका सब कुछ करना है, जो भी एडमिशन प्रोसेस होता है, सारी चीजें। लेकिन आप कहीं बाहर जाके ट्यूशन पढ़ते हो, वो सेकेंडरी है। अगर आप ट्यूशन नहीं भी पढ़ोगे तो खाली ट्यूशन से काम नहीं चलेगा। मान लेते आपको सब कुछ आता है,
सारी चीजें आती है। लेकिन अगर आप स्कूल नहीं जाओगे तो एक जो प्रोसीजर होता है सारी चीजों का, कि आपके फॉर्म फिल होते हैं, प्रॉपर आपको रोल नंबर मिलता है, वो सारा स्कूल ही करवाता है। तो स्कूल वालों का प्राइमरी रोल है। बाकी जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है ट्यूशन वगैरह पे जाके, आपकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है, आप आगे कहीं जाओगे तो आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं काफी ज्यादा। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी ऐसे होता है कि ये जो सेकेंडरी, पहली बात और ये ध्यान रखना, सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो हमेशा प्लांट के अंदर और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट तो सब में ही होते हैं। अब जिसके पास ये प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। अब एक्स्ट्रा बेनिफिट कैसे मिलता है इसको मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेती हूँ, आप सारे जने रिलेट कर पाओगे। आप सबने नीम का प्लांट सुना होगा कि नीम एक पेड़ होता है जो काफी ज्यादा कड़वा होता है, सबने आपने सुना होगा। अब आपने कभी सोचा कि ये नीम कड़वा क्यों है, कि नीम क्यों कड़वा होता है? तो आपको पता है जो नीम का प्लांट है इसके अंदर एक केमिकल होता है, उस केमिकल की वजह से ये कड़वा होता है। अब ठीक है, ये भी मान लिया कि नीम के अंदर एक केमिकल है जिसकी वजह से क्या होता है, नीम के जो पत्ते होते हैं, इसकी ब्रांचेस होती है, क्या होती है, काफी ज्यादा बिटर होती है टेस्ट के अंदर। लेकिन अब इस नीम के कड़वा होने की वजह से आपको लगता है इसको कोई बेनिफिट मिल रहा है? आप मुझे बताइए, क्या नीम को कोई बेनिफिट मिल रहा है कि वो कड़वा है, वो बिटर है? बताइए, क्या लगता है आपको? बोलिए। नो आइडिया? अच्छा, किसी को कोई भी आइडिया हो, क्या लगता है आप लोगों को? मे भी मिलता होगा बेनिफिट। ओके ओके, ठीक है। चलो, सबसे पहली बात तो एक नीम के अंदर जो केमिकल होता है ना, उसका नाम बताती हूँ आपको मैं। हम्म जो कोई बात नहीं, यहाँ पे बताती हूँ, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आपको नहीं पता तो ऐसे आपको थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना चाहिए। कुछ जो नीम का प्लांट होता है ना, नीम के अंदर क्या होता है, नीम के लीव्स के अंदर एक केमिकल होता है बहुत बड़ा, उस केमिकल का नाम है एजा डायरेक्थिन। डायरेक्टिन। इस केमिकल की वजह से वो क्या होता है, टेस्ट में बिटर होता है, कड़वा होता है। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट प्लांट को ये है कि जो भी हर्बीवोरस होते हैं, काऊ होगी, कोई भी कैटल हो गया, वो कभी भी इस नीम के पत्ते को नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट में कड़वे होते हैं। इतने सारे इंसेक्ट, इतने सारे माइक्रोब्स हैं जो इस नीम के प्लांट के ऊपर अटैक नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट में बिटर है। तो ये जो नीम का जो प्लांट है, इसने खुद को क्या किया, खुद को प्रिवेंट कर लिया, बचा लिया। किससे? अपनी प्रेडेटर से। कोई भी उसको ग्रेज नहीं कर पाएगा। अगर एक बार कर भी लिया गलती से, वो सेकंड टाइम कभी नहीं खाएगा, उसको पता है कि ये कड़वा होता है। इंसेक्ट अगर कभी कोई गलती से आ गया उसके, जैसे आपने देखा इंसेक्ट क्या करते हैं, जो ये लीफ होते हैं इसके सैप को सक करते हैं, वो कभी इसके सैप को सक करने नहीं आएंगे। तो नीम के प्लांट ने क्या किया, खुद को डिफेंड कर लिया। डिफेंड। और डिफेंड किस वजह से किया? ड्यू टू दिस केमिकल। केमिकल का नाम क्या है? एज अ डिरेक्टिन। तो ये जो केमिकल है, देखो, अगर इस नीम के प्लांट में नहीं भी होता तब भी नीम का प्लांट सरवाइव करता। लेकिन जब ये है तो ये उसको क्या, कौन सा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है? डिफेंस प्रोवाइड कर रहा है, इसको ये डिफेंड कर रहा है बाकी चीजों से, ताकि इसके ऊपर कोई भी अटैक ना कर पाए। एक बार कोई आगे आ गया, सेकंड टाइम वो कभी भी अटैक नहीं करेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, लेकिन ये काफी मेन इंपॉर्टेंट केमिकल होता है।
तो आपको समझ आ रहा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट कैसे रोल प्ले कर रहा है? उसके होने की वजह से बाकी उसके ऊपर कोई अटैक नहीं कर पा रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ ये दिखाती हूँ, पिक्चर्स वगैरह दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, अब ये वाला आप सबने कभी ना कभी ये देखा होगा कि प्लांट की बॉडी से, ये आपने कभी देखा से रेजिन निकलता हुआ, ये दिख रहा है आपको, ये ऑयल टाइप का, ये रेजिन्स निकलते हैं। तो ये जो भी प्लांट ये रेजिन प्रोड्यूस करता है ना, उस प्लांट में कभी भी इंसेक्ट नहीं लगता है, कभी इंसेक्ट उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता है। अब देखो प्लांट से होता है ना, हम कहते हैं कि हमारी लकड़ी में दीमक लग गई। दीमक क्या होता है, उसको वो अंदर से खोखला कर देता है लकड़ी को पूरा का पूरा। लेकिन जिस प्लांट के अंदर ये गम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसकी हेल्प से आपको पता होगा हम बाद में रबड़ भी बनाते हैं। जो खिलौने होते हैं आजकल बच्चों के, हम बोलते हैं ये खिलौने तो नहीं नहीं ये वाले ठीक है, ये प्लास्टिक नहीं होता है। वो प्लास्टिक की तरह लगते हैं लेकिन वो होता नहीं। तो होता है क्या, वो प्लांट मटेरियल से बनाते हैं हम इनसे। तो ये जो आप चीजें देख पा रहे हो, रेजिन हो गए, गम्स हो गया, ये सारे क्या है, प्लांट से प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जिस प्लांट के अंदर ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनके अंदर कभी भी इंसेक्ट उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। तो इसका बेनिफिट तो हो ही रहा है ना। अब डायरेक्टली ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं है, अगर ये नाम भी हो तो भी चलेगा। अब आप सबको पता है कि अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो ह्यूमन बीइंग के लिए इसका बेनिफिट ही बेनिफिट है। क्यों बेनिफिट है? आप नीम का एग्जांपल ही ले लो। नीम से जो केमिकल निकलता है उसका हम कितना यूज करते हैं, वो मेडिसिन पर्पज के लिए। आपने पक्का सुना होगा बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनका यूज हम मेडिसिन पर्पज के लिए करते हैं। अब आपने कभी सोचा कि क्यों हम करते हैं, क्या होता है प्लांट के अंदर ऐसा जो हम उसका यूज मेडिसिन के लिए कर रहे हैं? बिकॉज बहुत सारे प्लांट के कंटेन करते हैं, दे कंटेन केमिकल्स, एंड केमिकल्स ही तो ड्रग्स होती हैं। जैसे मान लेते हो ये एक प्लांट है, अब हमने इसकी लीव्स लिए और हमने जो भी मटेरियल था केमिकल यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, उसकी मेडिसिन बना ली। और मेडिसिन का हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे हैं जिसका यूज हम अपने पर्पस के लिए करते हैं। जैसे आप ये समझ लो, आप सबने सुना होगा कि जो कर्ड होती है, कर्ड एक बैक्टीरिया से बनती है। इसके बारे में तो आपको सबको पता होगा कि कर्ड को बनाने वाला एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम होता है लैब होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब खुद सोचो, ये ऐसा बैक्टीरिया है जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, लैक्टिक एसिड। और इस लैक्टिक एसिड का यूज सोचो हम ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं कर्ड को बनाने के लिए। तो ये लैक्टिक एसिड भी क्या है, ये भी एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट ही है। आप सबने सुना होगा ब्रेड को बनाने के लिए हम यीस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारी फंजा ऐसी होती हैं जो कुछ ना कुछ एसिड प्रोड्यूस करती हैं। अब वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो नहीं भी करेंगे तब भी वो आराम से सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कर रहे हैं तो उसकी वजह से किसी न किसी को बेनिफिट हो रहा है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं बस ह्यूमन हेल्थ के लिए और इवन हमारी इकोलॉजी के लिए, कि अगर वो हैं तो उनके होने की वजह से हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर वो नहीं भी है तो भी जिस भी कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो या इवन ह्यूमन बीइंग हो, तब भी वो सरवाइव कर सकते हैं। आपको समझ आ रही है सारी बातें हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे आप ये देखो, आप सब ने बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर के कलर्स देखे होंगे कि जो पेटल्स होते हैं ना, जो कलर्ड पोर्शन होता है फ्लावर का, उनको पेटल्स बोलते हैं। आपने काफी कलर देखे होंगे, कहीं आपने पिंक देखा होगा, येलो देखा होगा, ब्लू कलर का देखा होगा, ऑरेंज, कितने सारे कलर आप देखते हैं। तो आपने कभी सोचा वो डिफरेंट डिफरेंट कलर क्यों है? बिकॉज ऑफ द पिगमेंट। और उनके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं कैरोटिनॉइड, और एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है वहां पे, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर देखने को मिलता है। लेकिन अब इन पिगमेंट का काम क्या होता है? ये पिगमेंट क्या करते हैं, जो पॉलिनेटर होते हैं ना, पॉलिनेटर का मतलब है जो पॉलिनेशन करवाते हैं प्लांट के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन्वॉल्व होता है, उनको ये अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो अगर ये कैरोटीनॉइड नहीं भी होगा तो देखो ये पॉलिनेटर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक काम उनका इजी कर रहे हैं। लेकिन अगर पॉलिनेटर, मतलब ये समझ लो कि अगर कैरोटीनॉइड नहीं भी हुआ तब भी पॉलिनेटर आ ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर होते हैं हमारे पास ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट की लिस्ट है। एल्किलॉइड हो गया, जैसे मॉर्फिन, कोडीन, आप सबने सुना होगा, भांग हो गया, पॉपी प्लांट हो गया, इन सबसे हमें केमिकल्स मिलते हैं जिसका यूज हम क्या कहते हैं ड्रग्स बनाने में करते हैं, मतलब मेडिसिन बनाने के लिए करते हैं। टर्पिनोइड हो गए, ये तो चलो अभी आपने देखे नहीं होंगे, बट ऑयल्स हो गए, जैसे आप सबको पता होगा लेमन ग्रास ऑयल होता है,
आपका मार्केट में कुछ ना कुछ आप सुनते ही होंगे, सारी चीजें, ये सारी चीजें क्या है, एसेंशियल ऑयल्स निकल रहा है कहीं से, ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। टॉक्सिन, बहुत सारे प्लांट टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, लाइक एब्रिन और ऑरिसिन। लेक्टिन होता है कॉन्केनावेलिन ए, काफी इंपॉर्टेंट है। ड्रग्स, बहुत सारे प्लांट से, इवन माइक्रोब से हमें ड्रग्स मिलती है। एग्जाम्पल दिया है विन ब्लास्टर का, कुरक्यूमिन का। और बहुत सारे पॉलीमरिक सब्सटेंस लाइक रबड़, गम, सेलुलोज, तो मैंने बता ही दिया आपको। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, या इवन बार बार प्लांट निकल रहा है, कोई भी माइक्रोब्स हो गया, कोई भी एक्सवाइजेड ऑर्गेनिज्म हो गया, अगर ये प्रेजेंट है तो इसके प्रेजेंट होने की वजह से कुछ उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन अगर ये नहीं भी है तो भी इसके बिना वो सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। प्लीज ध्यान रखना इस चीज के बारे में। तो हमारा जो टॉपिक था ना प्राइमरी एंड सेकेंडरी का, वो इतना सही था। बस एक बार अब इसकी थ्योरी हम देख लेते हैं, और साथ में अभी जो ये चार्ट है उसको भी हमें लर्न करना है। मैं आपको भी इसकी फोटोज भी दिखा दूंगी, जो जो फोटोज यहाँ पे नहीं थी। पर आपको ये आइडिया लग गया होगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी। अब एक चीज और, प्राइमरी मेटाबोलाइट का एग्जांपल क्या है फिर, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया। आप सबको पता है ग्लूकोज डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनती है, और प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट है, कि अगर ये नहीं होंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट नहीं होगा, तो हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो पाएगी, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, और हम रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट पे क्या है, एक बार इसको रीड करते हैं। The most exciting aspects of chemistry deal with the isolating the thousand of compounds. हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे कंपाउंड्स निकालते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म से। वो कई स्मॉल होते हैं, कुछ बिग होते हैं। कहाँ से, फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिटर्मिन करते हैं उनका स्ट्रक्चर, इफ पॉसिबल सिंथेसाइजिंग देम, मतलब अगर हम निकाल लेते हैं उनका, हम स्ट्रक्चर बनाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। सो if one were to make a list of biomolecules, such as a list would have thousands of organic compound, कौन कौन से होते हैं, लाइक अमाइनो एसिड, शुगर, ठीक है। इसके अलावा आप जितने मर्जी ले सकते हो, हम कितने सारे, हम लिपिड्स करके आए हैं, कितना कुछ हम पढ़कर आए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि, तो हम ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनको हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, हम उनको क्या टर्म यूज करते हैं, मेटाबोलाइट वर्ड यूज करते हैं। क्योंकि अभी भी हमने बात की थी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। So in animal tissue, one notice the presence of all such categories. Actually ये लिस्ट दी गई है, आप देख सकते हो ऊपर जाके, वहां पे कौन कौन से कंपाउंड्स उन्होंने दिए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसे बता दूं, अमाइनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, लिपिड्स हो गए, ये सारे क्या है, ये सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट है जिनका डायरेक्टली रोल होता है। अभी क्या बोल रहा है, हाउएवर व्हेन वन एनालाइसिस द प्लांट, हम प्लांट को एनालाइज कर रहे हैं कि प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। फंगल, हम फंजाई को एनालाइज कर रहे हैं। माइक्रोबियल सेल, कोई भी बैक्टीरिया को एनालाइज कर रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं, वन वुड सी thousands of compound other than these primary metabolites। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हमने एनालाइज किया तो प्राइमरी मेटाबोलाइट के अलावा, प्राइमरी मेटाबोलाइट का मतलब क्या है, अमाइनो एसिड हो गई, शुगर हो गया, लिपिड्स हो गए, इन सब के अलावा हमने क्या देखा, थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड देखे। और फॉर एग्जांपल कौन कौन से कंपाउंड देखे, लाइक एल्केलॉइड, फ्लेवेनॉइड्स, रबर, ऑयल्स, एंटीबायोटिक। हाँ एंटीबायोटिक तो बताना भूल ही गई आपको, जो एंटीबायोटिक्स हमें मिलती है, बहुत सारे एंटीबायोटिक हमें बैक्टीरिया से मिलती है। कलर्ड पिगमेंट जो अभी मैंने आपको बताया, सेंट हो गया, अच्छी अच्छी खुशबू हमें लगती है, गम हो गया, स्पाइसेस जितने भी हम मसाले घर पे यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, दीज आर और सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जो इनकी पूरी यहाँ पे लिस्ट दी गई है, जो अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये तो समझ में आ गया होगा सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता क्या है, छोटा सा पैराग्राफ है यहाँ पे, बट इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं, व्हेन प्राइमरी मेटाबोलाइट हैव आइडेंटिफाइबल फंक्शन प्ले नोन रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। यहाँ पे क्या लिखा है, प्राइमरी मेटाबोलाइट का कैसा रोल होता है, क्या होता है उसका नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रोल है। We do not at the moment understand the role of or function of all the secondary metabolite in the host organism। जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट मिला है, अब तक हमें सबका फंक्शन नहीं पता चला है कि उन सबका फंक्शन क्या होता है। प्राइमरी का तो हमें सबका पता है, इसीलिए अगर प्राइमरी ना हो तो उसके बिना हमारी बॉडी काम नहीं कर पाएगी।
लेकिन हमें इतना समझ में आ गया है कि ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं इसमें से बहुत सारे क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल होते हैं। जैसे रबड़ हमारे लिए यूजफुल होता है, ड्रग्स हो गए, स्पाइसेस हो गया, सेंट हो गए, पिगमेंट हो गए। और बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऐसे हैं जिनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी होती है। तो यहाँ पे ये पूरी लिस्ट दी गई है जो अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके। बोल देते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, या ऑप्शन दे देंगे लेक्टिन। लेक्टिन का एग्जांपल बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कॉनकेनावैलिन। ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं। तो अभी जो हमें करने हैं, हमें इसी के ऊपर ही फोकस करना है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट के ऊपर, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चंस आते हैं आपके बहुत ज्यादा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब इसको जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कीजिए, सेकेंडरी मेटाबोलाइट को। सबसे पहले यहाँ पे कॉलम बनाइए आप, एक जगह लिखिए पिगमेंट्स। पिगमेंट्स में कौन किस किस का एग्जांपल है, कैरोटीनॉइड का और एंथोसाइनिन का। एल्केलॉइड क्या होते हैं, दे आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। एक यहाँ पे एग्जांपल और नोट कर लेना, निकोटिन। जो टोबैको प्लांट होता है ना, सबने सुना होगा, तंबाकू जिसको बोलते हैं, उस टोबैको के अंदर निकोटीन होता है। तो निकोटीन भी एक एल्कोलॉइड होता है, ये आप +2 में जाके पढ़ोगे। टर्पिनोइड में आ गया मोनोटर्पिन एंड डायटर्मिन। डायटर्पिन एसेंशियल ऑयल्स में आ गया लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन में आ गया एब्रिन और रिसिन। लेक्टिन में आ गया कॉनकेनावेलिन ए। ड्रग्स में आ गया विनब्लास्टिन, कुर्क्यूमिन। पॉलीमरिक सब्सटेंसेस में आ गए रबर, गम्स एंड सेलुलोज। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए अब अपनी कॉपी में। इसको भी हमें लर्न करना है, इसको भी हम कम से कम 2-3 बार लिखेंगे तब कहीं जाके आपको याद होगा। जो लेमन ग्रास ऑयल होता है ना, इसका काफी ज्यादा यूज होता है, मतलब डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए, और इवन हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए। और ये जो लेक्टिन होता है ना, इसको भी नोट कर लो। लेक्टिन एक प्रोटीन होती है जो कार्बोहाइड्रेट के साथ बाइंड होती है, मतलब शुगर के साथ बाइंड होती है। शुगर के साथ एक प्रोटीन बाइंड होती है, इसको बोलते हैं लेक्टिन। तो लेक्टिन क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन। आपको इन सबका से फंक्शन नहीं करना है, बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। बिल्कुल पनीति, रबड़ मेटाबोलाइट ही है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। अगर रबड़ किसी प्लांट से नहीं निकल रहा है तो प्लांट को उससे उसको कोई फर्क थोड़ा पड़ने वाला है। लेकिन हाँ, अगर वो है तो उसकी वजह से उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिलेगा।
नोट कर लिया सबने? अगर आप सबने नोट कर लिया तो एक बार अब हम इसको बिना देखे खुद नोट करेंगे, क्योंकि ऐसे तो आपने नोट कर लिया, अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं नहीं हो गया, और लेकिन इस तरीके से लर्न नहीं होगा आपको, क्योंकि आज हम यही वाला पोर्शन कर रहे हैं तो ये अच्छे तरीके से होना चाहिए फिर। चलो आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। अब एक काम करते हैं, अब अपना एक व्हाइट पेपर निकालिए जहाँ पे कुछ ना लिखा हो, उसको नोट करते हैं खुद ही। अब आपको कम से कम इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, तब कहीं जाके आपको ये लर्न होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सेकेंडरी मेटाबोलाइट की लिस्ट बनाइए। सबसे पहला कौन सा किया था हमने? सबसे पहले हमने किए थे आपके पिगमेंट्स। ठीक है, पिगमेंट के अंदर हमने क्या क्या किया था? पिगमेंट के अंदर हमने एग्जांपल किया था कैरोटिनोइड्स का प्लस एंथोसाइनिन का। तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल है पिगमेंट का। पिगमेंट में कौन है? कैरोटिनोइड एंड एंथोसाइनिन। सेकेंड एग्जांपल आता है एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड्स क्या होते हैं? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। क्या क्या एग्जांपल हमने किया है? यहाँ पे किया है मॉर्फिन का, फिर हमने किया है कोडीन का, और फिर मैंने आपको एक नोट करवाया था निकोटीन। ये अगले साल आएगा आपको, बट आप यहीं पे नोट कर लो। इसके बाद थर्ड एग्जांपल हमने किया है टर्पिनोइड का। टर्पिनोइड बहुत ही सिंपल है, इसमें एग्जांपल लेते हैं मोनोटर्पिन और डायटर्पिन। मोनोटर्पिन्स और डायाटर्पिन। इसके बाद मोनोटर्पिन डायटर्पिन हो गया। फिर हम लेते हैं हमारे पास एसेंशियल ऑयल्स। जिसमें हम एग्जांपल लेते हैं लेमन ग्रास ऑयल का। ठीक है, कितने हो गए? 4 हो गए ना। इसके बाद एसेंशियल ऑयल के बाद आता है टॉक्सिन। 2 तरीके के टॉक्सिन हमने किए हैं, एक हमने किया है एब्रिन और दूसरा हमने किया है रेसिन। टॉक्सिन हो चुके हैं। टॉक्सिन के बाद आता है लेक्टिन। यहाँ पे जगह थोड़ी कम बच गई है। लेक्टिन में हमने एक ही किया था, अभी भी बताया था मैंने आपको, कॉनकैनावेलिन ए। कॉनकैनावेलिन ए। लेक्टिन क्या होता है? ये क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं। इसके बाद लेक्टिन के बाद आता है ड्रग्स। ड्रग्स में 2 तरह की ड्रग्स की है, वीसी विंडब्लास्टिन, और सेकंड आते हैं कुरक्यूमिन। कुरक्यूमिन लास्ट रह गया से यहाँ पे। चलो लास्ट वाले को सबसे ऊपर लिख देती हूँ, 8th वाले को। लास्ट में आता है पॉलीमरिक सब्सटेंसेस, मतलब पॉलीमर्स। ये आप सारी चीजें आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, पॉलीमर्स, रबड़ वगैरह। लेकिन सोचो ये रबड़ हमें प्लांट से भी मिलता है, जैसे हो गया रबड़, गम्स हो गए, और साथ में हो गया सेल्यूलोज। तो ये है हमारे पास सेकेंडरी मेटाबोलाइट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लिखते लिखते हुए काफी कुछ कुछ तो लर्न हो गया होगा, ज्यादा नहीं हुआ होगा तो। अब प्लीज आपको भी यहाँ पे साथ में नोट करना था। एक बार दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर दोबारा एक बार लिखेंगे। सबसे पहला क्या है? पिगमेंट है। पिगमेंट में कैरोटिनोइड और एंथोसाइनिन। फिर सेकंड में आते हैं एल्केलॉइड। एल्केलॉइड में आता है मॉर्फिन, कोडीन और निकोटीन।
टर्पिनॉइड में आता है मोनोटर्पिन और डायटर्पिन। असेंशियल ऑयल्स में आते हैं लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन में आता है एब्रिन और रिसिन, ठीक है, याद रहेगा ना। लेक्टिन में आता है कॉनकेनावेलिन ए। ड्रग्स में आता है वीसी मतलब विनब्लास्टिन और कुर्क्यूमिन। लास्ट में आते हैं पॉलीमरिक सब्सटेंसेस लाइक रबर, गम्स एंड सेल्यूलोज। ठीक है, कुछ कुछ तो याद हुआ होगा। चलो एक काम करते हैं, एक बार दोबारा नोट करते हैं इसको। आपको भी प्लीज भाई बिना देखे ही नोट करना है। यहाँ से थोड़ी सी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि अभी आप ओनली हमारे पास स्टार्टिंग है, अभी आप इसको पहली बार कर रहे हो, लेकिन कल तक आपको ये पूरा लर्न हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम करते हैं, सबसे पहला क्या था? सबसे पहले था पिगमेंट। पिगमेंट्स में हमने कौन कौन से 2 एग्जाम्पल किए हैं? पहला एग्जाम्पल है चलो एंथोसाइनिन ही कर लेते हैं, एंथोसाइनिन। और सेकंड में आता है कैरोटिनोइड्स। ये हो गया पिगमेंट का एग्जाम्पल। सेकंड में हम लेते हैं एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड्स, एल्केलॉइड्स में हमने लिया था मॉर्फिन, फिर हमने किया था कोडीन, स्पेलिंग देख लेना, और फिर किया था हमने आपका निकोटीन। निकोटीन कहाँ प्रेजेंट होता है, नोट कर सकते हो, टोबैको प्लांट के अंदर होता है। इसके बाद हमने किए थे टर्पिनोइड्स। टर्पिनोइड्स जिसमें हमने कौन कौन से किए थे? हमने किया था मोनोटर्पिन और डायाटर्पिन। फिर हमने की थी, फिर हमने इसके बाद हमने ड्रग्स भी की थी। ड्रग्स, ड्रग्स में 2 एग्जांपल थे वीसी, विनब्लास्टिन और कुर्क्यूमिन। इसके बाद हमने और क्या क्या किया था? ड्रग्स हो गई थी। टॉक्सिन, टॉक्सिन में आता है एब्रिन और रेसिन। फिर इसके बाद हमने की थी आपकी असेंशियल, असेंशियल ऑयल्स किए थे। असेंशियल ऑयल्स किए थे जिसमें हमने एक एग्जांपल किया था लेमन ग्रास ऑयल का। फिर हमने और किया था वो क्या नाम था उसका, लेक्टिन। लेक्टिन था, एक एग्जांपल है कॉनकेनावेलिन ए। कॉनकेनावेलिन ए। और लास्ट में चलाता है जो सबसे यूनिक है, पॉलीमरिक सब्सटेंसेस। पॉलीमरिक सब्सटेंसेस 3 एग्जांपल किए थे हमने। रबड़ का एग्जांपल किया था यहाँ पे, गम्स का एग्जांपल किया था, और लास्ट में किया था सेल्यूलोज का एग्जांपल। तो ये हो गए हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो गए। ठीक है, लर्न हो गए हैं, बताइए। बताइए लर्न हो गए। आज हमें इतना ही पोर्शन करना है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम एंजाइम्स करेंगे आपके।